Hello students, this is your Shashank sir connecting with you through this wonderful platform of Arc Learning, and today we are going to continue with our revision series जो हम लोगों ने डिजाइन किया है आपके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन फॉर एवरी टॉपिक, एंड देयर आफ्टर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सम सिलेक्टेड PYQs रिलेटेड टू दैट चैप्टर। और सिंस हम लोग इकोलॉजी से स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोग का आज का जो PYQ सॉल्व होगा वो होगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से। सिलेक्टेड PYQs बहुत ही इजी था, थोड़ा बहुत रिवीजन में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोला है, इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर व्हिच मैकेनिज्म ऑफ द कंपीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, सो इंटरस्पेसिफिक पहले ही बोल दिया, इंटरस्पेसिफिक, दिस इंटरस्पेसिफिक टर्म, इंटरस्पेसिफिक मतलब टू कंपीटिंग, दो स्पीशीज इन्वॉल्व, फिर बोल दिया कंपटीशन। और अगर मेरे को ये अल्टीमेटली कंपटीशन बोल दिया तो दैट मीन्स दिस इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और अगर मेरे को ठीक तरीके से याद हो तो कंपटीशन इन्वॉल्व्स बोथ ऑफ द पार्टीज आर हार्म्ड, नेगेटिव इंटरेक्शन होता है कि नहीं। सो विच मैकेनिज्म ऑफ द कंपीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर द सर्वाइवल। अगर मेरे को गॉस का प्रिंसिपल याद हो तो कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो नो टू कंपीटिंग स्पीशीज कैन सर्वाइव, वन ऑफ देम विल इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हो सकता है इनके सर्वाइवल का कारण। दैट मीन्स द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट दीज टू हैड एंड दे वर फाइटिंग फॉर, दे हैव डिवाइडेड इट सो दैट ए रिसीव्स सम पार्ट एंड बी रिसीव्स सम पार्ट। इसके वजह से बोथ ऑफ द कंपीटिंग स्पीशीज आर सर्वाइविंग। सो द बेस्ट ऑप्शन हियर वुड बी रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग, एक टाइगर और एक लेपर्ड, बोथ ऑफ देम आर टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, बट इन अ सेम नेशनल पार्क यू विल फाइंड अ टाइगर एंड यू विल फाइंड अ लेपर्ड। दोनों एक दूसरे को दोनों को इवेंचुअली करना क्या चाहिए था, दोनों को एक दूसरे को मार देना चाहिए था, बट यू फाइंड अ हेल्दी टाइगर पॉपुलेशन, यू फाइंड अ हेल्दी लेपर्ड पॉपुलेशन। दैट मीन्स द रिसोर्सेज दैट वर हंटिंग फॉर, दे हैव सेपरेटेड इट। करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एमेंसलिज्म, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन का बात बोल रहा है। दैट मीन्स जो हम लोग साइंस यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अगर ठीक से मालूम हो तो मेरा नेगेटिव जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो हार्मफुल इंटरेक्शन होता है, द हार्मफुल इंटरेक्शन इज गिवन एज अ नेगेटिव साइन, द बेनिफिशियल इंटरेक्शन is given a positive sign, and the neutral interaction जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, that is given a not sign। ठीक है, तो मेरे को पूछा है एमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एमेंसलिज्म में क्या होता है, वन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व, ए और बी में वन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व इज हार्म्ड, द अदर वन रिमेन्स न्यूट्रल। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल क्या था, पेनिसिलम और स्टेफाइलोकोकस का इंटरेक्शन। तो ये एमेंसलिज्म क्या होगा, वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर रिमेन्स न्यूट्रल। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या बता रहा है, वन स्पीशीज इज बेनिफिशियल, अदर वन रिमेन्स न्यूट्रल। ये किसका बन जाता है, कैटल इग्रेट और कैटल का कॉमेंसलिज्म। ठीक है, फिर क्या बताया, बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। ये किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म, लाइकेंस माइकोरिजा। ठीक है, और बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड। अभी हम लोगों ने देखा ये क्या था, दिस इज नथिंग बट कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो द बेस्ट आंसर सुटेड हियर इज माय एमेंसलिज्म का एक स्पीशीज होता है हार्म, दूसरा स्पीशीज होता है बेनिफिटेड। करेक्ट, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या बताया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्राइसाइन, कैफाइन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर, क्या क्या बोला है, ग्रोथ रिस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिटिव वैल्यू। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक मेटाबॉलिज्म पाथवे ए टू बी चल रहा है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, बाय प्रोडक्ट्स ही तो होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एंड बाय प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय प्रोडक्ट डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में कोई हेल्प नहीं करता है कि नहीं, बट सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली प्लांट्स, प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स में जो इंसेक्ट लगते हैं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस, दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स।
और अल्टीमेटली प्लांट्स को हार्म हो रहा है ना इंसेक्ट की वजह से, एंड लाइक अस दे कैन नॉट रन अवे, लाइक अस दे कैन नॉट यूज देयर अदर ऑर्गन्स टू थ्रो अवे दी इंसेक्ट्स। तो वो क्या करते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है अपने बॉडी के मॉडिफिकेशन से, कोई थ्रॉन बना लेता है, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यूज दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर देयर डिफेंस एक्शन। ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफेंस एक्शन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। दूसरा क्या बोला, which of the population, which of this is not an attribute of population? attribute बोले तो कैरेक्टर, ठीक है, attribute बोले तो कैरेक्टर। नाउ नेटेलिटी कैरेक्टर है, मॉर्टेलिटी कैरेक्टर है, तुम्हारे पॉपुलेशन में डेथ है, तुम्हारे पॉपुलेशन में बर्थ है, ठीक है, कैरेक्टर है, तुम्हारे पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल है, और मेल एंड फीमेल कितना फीमेल पर 1000 मेल, वो भी तो है, वो क्या बन जाता है, सेक्स रेशियो, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर फॉर योर पॉपुलेशन। स्पीशीज इंटरैक्शन, स्पीशीज इंटरैक्शन, दो इंडिविजुअल स्पीशीज में इंटरैक्शन या तो डिफरेंट स्पीशीज में इंटरैक्शन, वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन होता है, वो पॉपुलेशन का कैरेक्टर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन इंटरैक्शन हम दोनों बात कर रहे हैं, या मैं किसी दूसरे से बात कर रहा हूं, या दूसरे स्पीशीज से बात कर रहा हूं, वो इंटरैक्शन होता है, उसका कुछ इफेक्ट आएगा, but that is not a character of my population. So यहाँ पे which of the following is not an attribute of a population? This is your species interaction. समझ में आया? बहुत ही इजी है, आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है, और ये बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, एसिम्प्टोट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड। एसिम्प्टोट, पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय एसिम्प्टोट? एसिम्प्टोट का मीनिंग है कांस्टेंट। एसिम्प्टोट का मीनिंग होता है क्या? कांस्टेंट। अच्छा, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आपको कांस्टेंट कब दिखने को मिलता है? ठीक है, तो चलिए एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बना लेते हैं जहां पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम के साथ प्लॉट करोगे, है कि नहीं? और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में एक लिमिट लगता है किसका? कैरिंग कैपेसिटी का। दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी, राइट? सो इफ यू प्लॉट पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम कीपिंग इन माइंड द कैरिंग कैपेसिटी, आपको क्या मिलेगा? आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? ये हो गया मेरा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो यहां पे जो कांस्टेंट का बात बोल रहा है, कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट ग्रोथ। दिस पोर्शन शोज योर कांस्टेंट ग्रोथ, है कि नहीं? दिस पोर्शन शोज योर कांस्टेंट ग्रोथ, राइट? फाइन। लेट अस टेक ए सिचुएशन कि से सपोज मैं इस पूरे ग्राफ को 3 भाग में डिवाइड करता हूं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ना मेरा ए टू बी, ठीक है, इसमें दिस पार्ट ये थोड़ा धीरे बढ़ रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट? लैग फेज, ठीक है, दिस इज नोन एज लैग फेज, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक, दिस विल बी नोन एज द लॉग फेज, राइट? ये वाला पार्ट जहां पे ये बेंड हो रहा है, दिस इज द डी एक्सेलरेशन फेज, एंड ये वाला क्या है? कांस्टेंट ग्रोथ फेज, कांस्टेंट फेज। अभी मेरे को क्या पूछा है कि ये कांस्टेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में कब आएगा?
और मेरे को कुछ ऑप्शंस दे के रखा है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, इसका इक्वेशन क्या है, dn by dt इक्वल टू Rn k माइनस n बाई k, यही तो है इक्वेशन, राइट। नाउ अभी देखो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए इस पोर्शन में n इज ऑलमोस्ट, क्या एट पॉइंट ए में, एट पॉइंट ए इफ आई कंपेयर n विथ k, n यहां पे ऑलमोस्ट नील है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए में n इज ऑलमोस्ट, थोड़ा बढ़ रहा है, जीरो के थोड़ा ऊपर ही है, जस्ट जीरो से ही तो स्टार्ट होगा ना, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एंड k कहां है, k इतना ऊपर है, सो कैन आई राइट एट पॉइंट ए k इज फार 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 ग्रेटर देन n, लिख सकता हूं क्या, ऑब्वियसली, बिकॉज n बिकम्स व्हाट, n बिकम्स एट पॉइंट n इज नेग्लिजिबल, है ना। सो इफ आई पुट दिस इन दिस इक्वेशन एट पॉइंट ए का अगर मैं इक्वेशन में बता दूं, एट पॉइंट ए में इफ n बिकम्स नेग्लिजिबल, ये अगर नेग्लिजिबल है तो ये क्या हो जाएगा, dn बाई डी टी इक्वल टू Rn k बाई के, ये हो जाएगा 1, है ना, ये क्या हो जाएगा 1, ये दोनों काट के, सो दैट मीन्स dn बाई डी टी इक्वल टू Rn, व्हाट इज दिस, ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन चला आया। ये पार्ट को देखो अच्छे से, ध्यान से अगर इस पार्ट को देखा तो ये पार्ट को यहां तक क्या मिल रहा है, इफ आई लुक एट दिस पोर्शन अप टू b, ये तो एक्सपोनेंशियली मिल रहा है, ठीक है, सो ये एक्सपोनेंशियल चल रहा है। अभी दूसरे सिनेरियो को देखो, इफ आई कंसिडर एट द सेकेंड एट पॉइंट c, एट पॉइंट C में कैन आई राइट, ये k था और ये है n एट पॉइंट C, कैन आई राइट k इज इक्वल टू n, ऑलमोस्ट k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू n। तो अगर मैं k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n लिखूं, k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n लिखूं पॉइंट C में, एट पॉइंट C k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n, तो इक्वेशन में क्या बनता है, dn बाई डी टी इक्वल टू Rn k माइनस n बाई k, तो ये तो बन गया Rn, k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n, तो n को रिप्लेस कर दो k से, क्या बन जाएगा Rn 0, ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं, राइट, ये 0 बन जाएगा। सो dn बाई डी टी Rn इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट। तो क्या बोला, एसिम्पटोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, इट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड व्हेन k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n, ऑलमोस्ट इक्वल टू n, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, k ग्रेटर देन n, k लेस देन n, द वैल्यू ऑफ r अप्रोचेस 0, कुछ मायने नहीं करता है, k इज इक्वल टू n, दिस इज माई आंसर। समझ में आया, क्लियर है, k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n, एंड एट पॉइंट C इस पार्ट में तुम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को ही देखो, इसीलिए तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में क्या बोलते हैं, R सिलेक्टेड स्पीशीज इवॉल्व हुआ था K सिलेक्टेड स्पीशीज में, दैट मीन्स everyone has this innate capability to reproduce, it is only when the resources get limited my growth gets constant। समझ में आ रहा है, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा चलो, ये वाला फिर से वो एग्जांपल आ गया, माइक्रोनिजा इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्या है, म्यूचुअलिज्म, प्लांट रूट के साथ माइक्रोनिजा, इट्स अ म्यूचुअलिज्म, बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड, करेक्ट। अच्छा, फिर क्या बोला, Causes competitive exclusion states that, अच्छा, causes competitive exclusion will state that more abundant species will
exclude the less abundant species through competition. Competition for the same resources excluded species having different food preferences. No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources. The larger organisms exclude the smaller ones through competition. चलिए पहला बात, ठीक है, पहला ऑप्शन मोर abundant species will exclude the less abundant species through competition. बात तो सही है, abundant species तो क्या करेगा, abundant species less abundant को मार देगा. ऑब्वियसली वो abundant क्यों हुआ, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है. रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेस पे काबू पाया. He is utilizing the maximum resources that is present. That is why his population is large. His population is large, तो that is why वो दूसरे को हटा सकता है, right? लेकिन ये abundant species वो abundant बना कहाँ से? Abundant बना कहाँ से? उसको तो पहले competition के थ्रू जाना पड़ेगा ना. So we cannot define abundant and less abundant without taking in consideration the actual competition that was taking place. तो ये वाला नहीं होगा. दूसरा क्या बोला, कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूडिंग स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस. अगर डिफरेंट फूड प्रेफरेंस हुआ ही तो सेम रिसोर्स से किस लिए कंपटीशन हो रहा है भैया, ये तो डिफरेंट है ही है कि नहीं. सो देयर इज नो कंपटीशन इन्वॉल्वड हियर. नो टू स्पीशीज कैन ऑक्युपाई द सेम निश इंडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज. ये बात तो लग रहा है कि नहीं. क्यों? No two species, क्या बोला, no two species can occupy the same niche indefinitely. अगर दोनों species को सेम, यहां पे क्या आ रहा था, if both of the species are occupying the same niche and they are fighting for the same resources, तो धीरे क्या होगा, वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा और धीरे धीरे one of the species will actually eliminate or remove the other. This is what Gauss's competitive exclusion principle says कि एक species में दो competing species, एक niche में दो competing species नहीं रह पाएगा. ठीक है. So in the most probable answer, no two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resource. अगर limiting resource है तो obviously वहां पे आएगा competition, दोनों ही harm होगा, लेकिन eventually one इन दोनों में से जिसका reproductive fitness high होगा वही दूसरे को भगा देगा. So this is the Gauss's competitive exclusion. अच्छा, larger organisms exclude smaller ones through competition, ये तो होगा ही नहीं, doesn't make any sense. ठीक है. So no two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resource. So my correct option will be option number C. समझ में आया? Very good. चलिए अगेन फिर से लॉजिस्टिक का क्वेश्चन आया. ठीक है. When does the growth rate of a population? When does the growth rate of a population following the logistic model equals 0? बढ़िया है. ये था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व था. ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व था. अभी मैंने इसको दो पॉइंट में डिवाइड किया था, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. एट पॉइंट ए क्या था, एन नेग्लिजिबल था. एट पॉइंट एन नेग्लिजिबल था, तो अल्टीमेटली इवन इन लॉजिस्टिक ग्रोथ मेरे को बिगिनिंग में क्या मिल रहा था, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला. ठीक है, वेरी गुड. लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एट पॉइंट सी मेरा क्या है, k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n. k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n. अगर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में बैठाओगे, जब k इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n होता है तभी मेरा क्या आता है, कंस्टेंट ग्रोथ आता है, या फिर ग्रोथ एक कंस्टेंट रेट पे ये चलता रहता है, क्योंकि यहां पे जीरो चला आता है. ठीक है, जीरो चला आता है. क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पे, क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि when does the growth rate of a population following the logistic model equal 0 if the logistic model is given as, उन्होंने इक्वेशन दे दिया है, dn
बाई डी टी इक्वल टू आर एन 1 माइनस के बाई एन। ठीक है, अभी क्या बोला है, व्हेन n बाई के, अच्छा n बाई के देखे रखा है ना, सॉरी, दिस इज n बाई के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, व्हेन n बाई के इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, पुट करते हैं आर एन 1 माइनस 1 हो गया 0 कांस्टेंट, कोई बात ही नहीं है, पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। दिस इज व्हेन n बाई के इज एग्जैक्टली 0, है कि नहीं। अगर ये वाला पुट करें ना, व्हेन n नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी, व्हेन n नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, व्हेन नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन अभी तक तो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचा नहीं, n नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी, सो इफ इट इज नियरिंग द कैरिंग कैपेसिटी इट इज गोइंग, ये तो ऊपर में चल रहा है, नियरिंग द कैरिंग कैपेसिटी और इट हैज नॉट रीच द कैरिंग कैपेसिटी बोल दिया ना, दैट मींस इट इज स्टिल इन दिस फेज, नियरिंग द कैरिंग कैपेसिटी, तब भी 0 नहीं होगा। व्हेन n बाई के इक्वल्स टू 0, ये अगर 0 हो गया तो ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, होता है नहीं। व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, कभी भी नहीं होगा, व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट वो कभी भी कांस्टेंट में नहीं आएगा। सो द माय बेस्ट ऑप्शन हियर इज n बाई के इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तभी मेरा ये कांस्टेंट होगा लॉजिस्टिक मॉडल में 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो मेरे को मालूम है, मेरे को क्या मालूम है, इन केस ऑफ प्रिडेशन, इन केस ऑफ प्रिडेशन वन विल बी हार्म्ड द प्रे एंड वन विल बी बेनिफिटेड द प्रेडिटर। पैरासाइटिज्म में वन विल बी हार्म्ड द होस्ट एंड वन विल बी बेनिफिटेड द पैरासाइट। म्यूचुअलिज्म में बोथ द इन्वॉल्व पार्टीज वुड बी बेनिफिटेड। It is only in competition where both the parties involved are adversely affected. So मेरे यहां का क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंपटीशन। क्लियर है, वेरी गुड। दूसरा क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग ग्राफ, इन द फॉलोइंग ग्राफ the change that are depicted depicts changes in two population A and B of herbivores in a grassy field. A possible reason for this change is that, ठीक है, मेरे को समझना क्या है, there are two species और in a grassy field, that means इनका niche सेम है, सेम niche है। अगर सेम niche है तो दोनों में क्या आएगा, कंपटीशन आएगा, राइट। फिर इन्होंने क्या बोला, इस ग्राफ में देखो पॉपुलेशन ए चल रहा था नीचे चला गया, मतलब वो गायब हो गया, और पॉपुलेशन बी भी चल रहा था लेकिन ये पॉपुलेशन उठ गया, राइट। सो व्हाट आर द रीजंस, पॉपुलेशन बी competed more successfully for food than population A, population A produced more offspring than population B, population A consumed the members of population B, both plant populations in this habitat decreased। अच्छा, अगर मेरे को क्रॉस आउट करना है, राइट, बोथ प्लांट पॉपुलेशन, यहां पे तो पहले ही बोल दिया था, पॉपुलेशन ए एंड बी ऑफ हार्बीवोर्स कैन नॉट बी प्लांट्स, ये वाला गया। पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, अगर पॉपुलेशन ए बी को खाता तो ए का पॉपुलेशन थोड़ा ही घटता, वो तो बी का पॉपुलेशन घटना चाहिए था, तो ये वाला भी नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन ए प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी। अरे भैया यहाँ पे तो ए अगर प्रोड्यूस करता तो ए थोड़ी नीचे रहता, ये तो ऊपर में चला जाता है कि नहीं। तो ये तो डायरेक्टली बोल के रखा है, पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी, ये भी नहीं होगा, तो बचता क्या है, पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन है। अल्टीमेटली अगर सेम नीच है तो बी वाला क्या हो गया, बी वाला ने इसके फीडिंग हैबिट्स, फीडिंग कैपेबिलिटीज के वजह से या ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज के वजह से जितना खाना था उसको जल्दी जल्दी खा लिया, तो उसने जल्दी जल्दी खा लिया तो ए वाले को खाने को मौका ही नहीं मिला, एंड इवेंचुअली बी वाला खा के अपना प्रोजेनी बढ़ाता गया, वेयर एज ए को खाना नहीं मिलते मिलते ये नीचे चला आया।
सो ऑप्शंस क्या होगा, पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। ओके, आज के लिए व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। ठीक है, फॉलोइंग एज पिरामिड, वैनिशिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी के किताब के हिसाब से मेरे को तो 3 पॉपुलेशन के बारे में ही मालूम है। एक तो होता है इंक्रीजिंग या फिर एक्सपांडिंग, दूसरा होता है स्टेबल और तीसरा होता है मेरा डिक्लाइनिंग। तो सॉल्व करने का 2 मेथड है। ठीक है, एक तो आप इसका कैरेक्टर याद रखो या फिर दूसरा इसका शेप याद रखो। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, सिंपल, जो मेरा प्री रिप्रोडक्टिव है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये मेरा एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का है। मेरे स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होगा, मेरे स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव विल बी इक्वल टू रिप्रोडक्टिव व्हिच विल बी ग्रेटर देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये मेरा स्टेबल पॉपुलेशन है। और मेरा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव विल बी इक्वल टू या ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव विच इज लेस देन रिप्रोडक्टिव। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को अगर इस डायग्राम में कुछ अगर दिख रहा है तो मेरा ये जो मेरा प्री रिप्रोडक्टिव था ना, ये मेरा प्री रिप्रोडक्टिव, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव की तरफ दिख रहा है। और मेरा ये दोनों इक्वल हो गए, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, और इनसे ज्यादा कौन बड़ा है, रिप्रोडक्टिव वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव व्हिच इज लेस देन द रिप्रोडक्टिव। ये किसका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और एक चीज से इसको बना सकते हो, द शेप ऑफ एन एक्सपांडिंग पॉपुलेशन इज अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल शेप में आता है। ठीक है, जहां पे आपका प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। स्टेबल में एक बेल शेप्ड आ जाता है। ठीक है ना, स्टेबल में क्या आता है, एक बेल शेप चला आता है, ऐसे बेल चला आता है, जहां पे आपका दोनों बेस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है, राइट, और ऊपर वाला छोटा रहता है। दैट मीन्स प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव एंड व्हिच इज ग्रेटर देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और ये वाला डिक्लाइनिंग वाला एक अर्न शेप में आता है, अर्न शेप में, जहां पे बेस वाला भी छोटा, टॉप वाला भी छोटा और मिडिल वाला बड़ा। तो यहाँ पे ये क्या शेप निकल रहा है, ये शेप अगर मैं देखूं, इफ आई लुक एट दिस शेप इज समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक तो ये इक्वेशन से सॉल्व हो गया और ये दूसरा शेप से सॉल्व हो गया। द आंसर वुड बी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिलेक्टेड PYQs दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। और हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा असर्शन रीजन भी लेके आएंगे दैट विल हेल्प यू टू गेट थ्रू दिस चैप्टर वेरी इजीली। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, पूरा किताब से आएंगे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑन मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।